नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से हर दिन हम आपके लिए ढेर सारी नई खबरें लाते हैं, आज भी लेकर आए हैं, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ अपना पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रन से जीता। 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। रोहित की जगह शुभमन गिल वनडे टीम के कप्तान बने। महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज भारत को एक रजत और 2 कांस्य। सिमरन ने एक और गोल्ड की उम्मीद जगाई। भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को तीसरे ही दिन यानी आज पारी और 140 रन से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ मेजबान टीम ने 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। 3 दिनों तक खेले गए इस मैच का हाल पहले संक्षेप में जानते हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 162 रन ही बना सकी। मेहमान टीम के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 48 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए। जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट खोकर 448 रन के स्कोर पर घोषित की। मेजबान टीम के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। वहीं ध्रुव जुरेल ने 125 जबकि रविंद्र जडेजा ने नाबाद 104 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने भारत के खाते में 50 रन का योगदान दिया। इस मुकाबले के नायक रविंद्र जडेजा को बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये 10वां मौका था जब जडेजा को इस खिताब से नवाजा गया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भारत में टेस्ट मैचों के दौरान सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने भारत में 9 बार टेस्ट मुकाबलों में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में भी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया और टीम महज 146 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 54 रन देकर 4 शिकार किए जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच श्रृंखला का अंतिम मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। भारत के लिए एक तरफ है कि घरेलू जमीन पर अच्छा एडवांटेज देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो वेस्ट इंडीज लय से बाहर नजर आते हैं। मुझे तो ये लगता है कि वेस्ट इंडीज जो है ना बहुत ही रास्ता भटक गई है। बहुत ही कमजोर टीम है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन पर उखड़ गई थी पूरी की पूरी टीम और नेपाल से सीरीज हार गई थी T20 की। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल शैशव अवस्था में पहुंच गई, जबकि ये वो टीम थी जब 80 के दशक में इनका जलवा हुआ करता था। हर कोई इनके नाम से कांप उठता था। लेकिन अब आलम यह है कि आज अगर भारत की अंडर 19 टीम भी आ जाए तो मुझे लगता है वो भी इनको बड़े आराम से सहजता के साथ हरा देगी। जी, पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो भारत के लिए ये टेस्ट सीरीज WTC में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए कितना अच्छा मौका दे। अच्छा मौका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर ये टॉप प्लेयर्स हमारे ना भी खेलते ना तब भी हम ये मुकाबला जीतते। अब देखिए तीसरे दिन चाय के वक्फे से पहले ही हमने मुकाबला जीत लिया बहुत सहजता के साथ। अब आप देखिए जसप्रीत बुमराह को यहाँ खिलाने की क्या जरूरत है, उनके लिए तो बहुत वर्कलोड मैनेजमेंट की हम लोग बातें करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ध्रुव जुरेल ने जिस तरह सेंचुरी बनाई, साबित किया कि भविष्य में जो है 2 विकेट कीपर भी एक साथ खेल सकते हैं। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों अगर टेस्ट टीम में खेलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। रविंद्र जडेजा को अगर आप देखें, अगर उनको टर्न और बाउंस मिल जाए तो वहां वो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, गेंद से भी और बल्ले से भी। इसी तरीके से अगर आप केएल राहुल को देखें तो तकनीकी तौर पर वो बहुत ही मजबूत हैं, मुकम्मल बल्लेबाज हैं। तो ये सारी चीजें भारत के पक्ष में जाती हैं और रही सही कसर भारत ने गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी से
और फील्डिंग से पूरी कर दी। जी, इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल को एक दिवसीय टीम की कमान सौंपी गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव T20 टीम का जिम्मा संभालेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19 से 25 अक्टूबर के बीच 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है, जो सिडनी, एडिलेड और मेलबर्न में खेले जाएंगे। वहीं 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच दोनों देशों के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला होनी है। इस दौरे के लिए वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, जबकि श्रेयस अय्यर को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। केएल राहुल के साथ ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। कुलदीप यादव, नीतीश रेड्डी भी इस टीम में जगह बनाने में सफल रहे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत वनडे श्रृंखला से आराम दिया गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की वनडे टीम में वापसी हुई है। दूसरी ओर T20 टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, जिनकी कप्तानी में भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। शुभमन गिल T20 टीम के उप कप्तान हैं। इस टीम में संजू सैमसन के साथ जितेश शर्मा को बतौर विकेट कीपर शामिल किया गया है। हर्षित राणा और रिंकू सिंह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जगह मिली है। इस टीम में जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज भी हैं। एशिया कप में अपनी स्पिन से जलवा बिखेरने वाले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव एक बार फिर T20 टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। शुभमन गिल की कप्तानी, जिस तरह से उन्हें कप्तानी सौंपा गया, हम कह सकते हैं इसे ये महज एक संयोग है या फिर 2027 विश्व कप की तैयारियों का कोई प्लान? जो मुझे लगता है दूसरा आपने विकल्प दिया है वो ज़्यादा सूटेबल है, यहाँ पर इसमें फिट बैठता है। क्योंकि अगर आप याद करें पिछले दिनों डांडिया रास का बड़ा प्रचलन था। ऐसे ही आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विकेटों को उठाकर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी डांडिया रास किया था। तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि रोहित शर्मा को इनाम में जो है उनकी कप्तानी छीन ली जाएगी। बड़ा अजीबोगरीब फैसला लगा वो हमें, लेकिन अजीबोगरीब इसलिए नहीं है कि 2027 वाली जो बात कही आपने, बिल्कुल दुखती रग पर उंगली रख दी है। असली कारण वही है क्योंकि अब विराट और रोहित के परफॉर्मेंस पर और उनकी फिटनेस पर सिलेक्टर्स की और टीम प्रबंधन की नज़र बनी रहेगी और कोशिश यही होगी कि शुभमन गिल को आने वाले समय में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी जाए। क्योंकि टेस्ट की कप्तानी इनको सौंपी गई तो ये पूरी तरह खरे उतरे। वनडे की कप्तानी अब सौंपी गई है 2027 को ध्यान में रखते हुए, और वनडे के वैसे ही बहुत अच्छे खिलाड़ी, उनका फेवरेट फॉर्मेट भी है ये। और T20 की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने हैं तब से उनकी बल्लेबाजी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। स्ट्राइक रेट में भी गिरावट आई है, औसत में भी गिरावट आई है। तो मैं समझता हूं कि शुभमन गिल को संयोग तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको तीनों फॉर्मेट पे कप्तान बनाना ये करीब करीब बीसीसीआई तय कर चुका है। जी, अगर हम कप्तान को छोड़ करके दूसरे सिरे पे देखें कि पूरी टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया, यानी कि जो नई नवेली बीसीसीआई की हाई कमान की नीतियों का जो क्रियान्वयन देखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि जसप्रीत बुमराह देखें तो वो बाहर हैं, आराम फरमा रहे हैं, जबकि उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ खिलाया गया। बड़ा अजीबोगरीब फैसला था वो। रविंद्र जडेजा जो है वनडे की टीम से बाहर हो गए हैं। हार्दिक पांड्या T20 की टीम में नहीं है। ठीक है, फिटनेस इशू है उनके साथ, लेकिन विशुद्ध रूप से हमने बल्लेबाजों की संख्या जो है उसमें थोड़ी कमी रखी है। अब आप देखें तो आप वनडे क्रिकेट की अगर आप भारत की बल्लेबाजी देखें तो बड़ी आला दर्जे की है, क्योंकि इसमें आपको शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर मिलेंगे। शुभमन गिल जिनका ये फेवरेट फॉर्मेट है, और श्रेयस अय्यर जिन्होंने रनों का अंबार लगाया था। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी यही थे। और इसके अलावा जो 2023 का वर्ल्ड कप था उसमें विराट के बाद सबसे अधिक रन इन्हीं के नाम थे। उसके अलावा आप देखें तो रोहित, विराट और राहुल जैसे ठोस बल्लेबाज हैं मध्य क्रम में। तो मध्य क्रम बहुत सॉलिड है वनडे क्रिकेट का। मुझे लगता है T20 में जिस तरह हम वर्ल्ड चैंपियन है और हम एशिया के अभी चैंपियन बने हैं, एशिया कप जीता है, तो वनडे क्रिकेट में भी मुझे लगता है कि जो कमी पिछली बार रह गई थी फाइनल में, उसको हम इस बार जरूर पूरा करेंगे ये बल्लेबाज। जी, क्रिकेट से एक और खबर है हमारे पास, जहां कोलंबो में लगातार बारिश के कारण आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे विश्व कप के मैच को रद्द करना पड़ा। लगातार बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों ने इस मैच में एक एक अंक साझा किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम अब 2 मैचों में 3 अंक के साथ तालिका पर शीर्ष पर है, जबकि श्रीलंका को 2 मैचों में 1 अंक के साथ तालिका में 5वें स्थान पर है। महिला विश्व कप 2025 में अब तक के नतीजों को अगर देखें तो भारतीय टीम श्रीलंका के विरुद्ध डकवर्थ लुईस नियम के तहत 59 रन से जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को
89 रन से शिकस्त दी। इसके अलावा पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं इंग्लैंड ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कल दक्षिण अफ्रीका को 69 रन पर रोक दिया और उतने ही लय से बल्लेबाजी करते हुए 70 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। अब कल कोलंबो में सबकी नजरें भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों पर होंगी। देखिए, भावनाओं का उफान देखें तो उसमें बिल्कुल नजरें बनी हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच तो अगर आप गुल्ली डंडे का भी मैच करा देंगे तो उसमें भी बहुत सारी भीड़ उमड़ आएगी। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव ने पिछले दिनों बिल्कुल सही कहा था कि हमारी जो कड़ी टक्कर होती है, अगर हमने 8 मुकाबलों में से 7 हारे हों, 8 उन्होंने जीते हों 15 में से, तो तब भी समझ में आता है कि नेक टू नेक फाइटिंग है। जब मुकाबला ही एकदम एक तरफा है, वनडे महिलाओं का देखें तो महिलाओं का तो और भी वन साइडेड है। 11 मुकाबलों में से 11 के 11 मुकाबले भारत नहीं जीते हैं, पाकिस्तान एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया है। और तो और जो पिछले मुकाबले का अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, जो बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा है, उसमें वो 39 ओवर ही खेल पाया। 39वें ओवर में पूरी टीम उखड़ गई जी। जो 50 ओवर टीम खेल नहीं पा रही, तो ये मुकाबला किसी भी तरह से बराबरी का नहीं कहा जा सकता। और जहां तक भारत का सवाल है, विकेट गिरने के बाद मध्यक्रम हमारा बहुत सॉलिड हुआ है। अब देखिए, दीप्ति शर्मा और 8वें नंबर पर अमनजोत कौर ने हाफ सेंचुरी बनाई, भारत को मुसीबत से टाला और बहुत सहज जीत दिलाई भारत को। तो मेरे ख्याल से मुकाबला ये बिल्कुल वन साइडेड रहने वाला है जी। अब बात करते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स की, जो कि नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जा रहा है। चैंपियनशिप के 8वें दिन आज भारतीय एथलीट्स ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में सत्र के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। वहीं पैरालंपिक चैंपियन प्रवीण कुमार ने पुरुषों की T64 ऊंची कूद स्पर्धा में 2 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। सोमन राणा ने चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट F57 स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारत कुल 18 पदकों के साथ शीर्ष 4 पर काबिज है, जिनमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बीच कल T12 100 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी सिमरन शर्मा ने एक और स्वर्ण की उम्मीद जगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। 100 मीटर में जो वो चूक गई थी पिछली बार, आपको याद होगा, जापान के शहर कोबे में ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। वहां जो इनके जो रनर थे, उन्होंने फिनिशिंग, जो इनके जो सहयोगी रनर थे, उन्होंने फिनिशिंग लाइन पर पहले ही पांव रख दिया था, जिससे ये डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि तब 200 मीटर का इन्होंने गोल्ड जीता था, इस बार 100 मीटर का गोल्ड जीतकर इन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। और अब 200 मीटर में भी इनकी काफी अच्छे चांसेस हैं। सीजन बेस्ट इन्होंने दिया, क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। और पिछली बार अगर आप देखें तो 100 मीटर में इन्होंने इसी बार, कल की बात है, इन्होंने दोनों इवेंट्स में, आप देखिए सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, दोनों में पर्सनल बेस्ट दिया जी। चलते चलते बाद फेनिस्टा ओपन की नई दिल्ली में आयोजित 30वीं फेनिस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में आज तमिलनाडु के मनीष सुरेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स और महाराष्ट्र की वैष्णवी अधिकर ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। फाइनल में मनीष ने कीर्तिवासन सुरेश को 2 घंटे तक चले मुकाबले में 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। वहीं वैष्णवी ने आकांक्षा निटूरे को 6-1, 6-2 से हराकर खिताब जीता। अंडर 18 वर्ग में हर्षिनी एन ने 3 घंटे तक चले गर्ल्स सिंगल्स फाइनल में स्निग्धा कांता को 6-1, 2-6, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं लड़कों के सिंगल्स में तवीश पहवा ने ऋतिक कटाकम के चोटिल होने के कारण हटने से खिताब जीता। फाइनल में तवीश 7-6, 1-0 से आगे चल रहे थे। तो ये जो हमारे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जिस तरह से खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये ही होंगे जो। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये एक ऐसा आयोजन होता है जहां ग्रास रूट लेवल पर आप बहुत कुछ करते हैं और वही कुछ आपके भविष्य में काम आता है, चाहे वो सैटेलाइट टेनिस हो, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप हो। और आप ग्रास कोर्ट पर या हार्ड कोर्ट पर आप रेगुलर अगर आप खेलते हैं तो उसके मायने काफी अलग होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो चैंपियनशिप चल रही है राष्ट्रीय टेनिस, जहां मनीष और वैष्णवी का आपने जिक्र किया और इन्होंने जिस तरह से सहजता के साथ जीत हासिल की, उसके काफी मायने हैं जो इनके भविष्य की प्रतियोगिताओं में ये तजुर्बा बहुत काम आने वाला है। जी श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।